तो हेलो गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस का स्पेस रिपीटिशन 1। तो एमडी सर के बेसिकली ये नोट्स हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस में देखो एनायंस और कटायंस के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नीट का सिलेबस है बेसिकली वो ये है, सर ने बता दिया था। अनायंस देखो कौन कौन से आ गए यहाँ पे, CO3 2 माइनस, S2 माइनस, NO2 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस। मतलब ये कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और सल्फेट। ठीक है, ये सब हमारे आ गए। अब कटायंस कौन से आते हैं? Pb+2 Cu+2 Al3+ Fe3+ Ni2 प्लस Zn2 प्लस Ca2 प्लस Ba2 प्लस Mg2 प्लस NH4 प्लस। सो चलो, तो सॉल्ट होता क्या है बेसिकली बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा हर एक चीज़। तो सॉल्ट मिक्सचर होता है अनायंस और कटायंस का। अब सॉल्ट बनती कैसी है? एसिड और बेस के मिक्सचर से बनती है यार। ये तो सब, ये तो बच्चा जानता है आज। HCl और NaOH मान लो, चलो एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी बता ही देते हैं आखिर आंखों को सुकून पहुंचाने के लिए। तो देखो NaCl बन जाएगा और H2 बन जाएगा। अब NaCl हमारी सॉल्ट बन गई। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट मिक्सचर होता है कटायंस और अनायंस का। तो NaCl के अंदर कटायन कौन है? Na+ और अनायन कौन है? Cl-। अब यहाँ पे बोला कि जो कटायन होता है, कटायन वाला पार्ट वो आता है बेस से, और अनायन वाला पार्ट होता है वो आता है एसिड से। तो सॉरी, वो जो कटायन वाला पार्ट है वो बेस से आया है, इसलिए हम उसे बोल देंगे बेसिक रेडिकल। अनायन वाला पार्ट है वो एसिड से आया है, इसलिए हम उसे बोल देंगे एसिडिक रेडिकल। बोलो हाँ के ना? एसिडिक रेडिकल बोल दिया सर हमने उसे, बहुत बढ़िया। चले आगे, सॉल्ट एनालिसिस करेंगे अब हम। मतलब इसका मतलब क्या होता है सर? डिटेक्शन ऑफ अनायंस एंड कटायंस फ्रॉम गिवन मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। बेसिकली उस मिक्सचर से अनायंस और कटायंस का डिटेक्शन, डिटेक्टिव बनना है तुम्हें। डिटेक्टिव मेहुल वो नहीं, पता लगाना है कि इस सॉल्ट के अंदर कौन से कटायंस और कौन से अनायंस है बेसिकली। इसी चीज़ को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव एनालिसिस। बोलो कौन सा एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस बोल देंगे डिटेक्शन ऑफ अनायंस और कटायंस को सॉल्ट के अंदर से। एनालिसिस ऑफ अनायन इज परफॉर्म फर्स्ट फॉलोड बाय कटायंस। बेसिकली अनायंस और कटायंस में से पहले किसका हम डिटेक्शन करेंगे? बताओ सर, कटायंस का? नहीं जो लैब में प्रैक्टिकल वे में हम सबसे पहले डिटेक्शन जिसका करते हैं वो करते हैं अनायंस का। इसका रीज़न क्या है? इफ़ एनी इंटरफेयरिंग अनायन इज प्रेजेंट इन मिक्सचर देन दे विल इंटरफेयर विद टेस्ट ऑफ सम कटायंस। बेसिकली यहाँ पे बात ये बोली है कि मान लो तुमने पहले कटायंस का टेस्ट कर दिया। अब कटायंस का टेस्ट तुमने जब करने गए तो हो सकता है, अनायंस का नेचर ही ऐसा होता है यार, वो बीच बीच में ना टांग अड़ाते हैं। अब वो बीच में टांग ना अड़ाएं, इसीलिए एक काम करो, तुम कटायंस का टेस्ट ही पहले मत करो, तुम अनायंस का टेस्ट करो, क्योंकि कटायंस टांग नहीं अड़ाते बीच में, तो तुम्हारा टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। जब अनायंस का कर लो तब बाद में जाके कटायंस का कर लेना, ये होता है। ठीक है, अच्छा, मतलब हमें पहले कटायंस का नहीं करना है क्योंकि अनायंस उसमें टांग अड़ाएंगे। बिल्कुल सही बात है, अनायंस उसमें दिक्कत देंगे तुम्हारे उसमें। वो हो सकता है जो तुम रिएक्शन, कटायंस की प्रेजेंस जानने के लिए तुमने कोई रिएक्शन करा है, बीच में वहाँ पे अनायंस भी आ गए, यार ये क्या फ़ायदा, दिक्कत दे रहे हैं, मैं कटायंस का कैसे पता लगाऊंगा बताओ? तो इसलिए ये होता है कि पहले अनायंस फिर कटायंस। बात समझ आ गई एकदम कंसेप्ट? यस सर कोई भी चीज़ ऐसे कंसेप्चुअली अगर हम पढ़ेंगे तो यार वो बहुत अच्छे से, वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। ये तो मेरा कंसेप्ट है ना, बहुत अच्छे से याद हो जाती है। देखो अब इसमें वही, मतलब सर ने बेसिकली जो इंटरफेयरिंग अनायंस होते हैं, अब भाई टांग अड़ाने वाले अनायंस, टांग अड़ाने, अड़ाने कैसे लिखेंगे? अड़ाने वाले अनायंस। अब यार सर ने इसकी ट्रिक बता दी थी बेसिकली कि बाप सॉफ्ट है भाई साहब, सर भी लेजेंडरी हैं, बाप सॉफ्ट है। ठीक है, तो देखो मतलब अंदर से तो सॉफ्ट होते हैं ना सबके बाप। तो देखो बी से क्या हो गया? बी से बोरेट हो गया। देखो बी से बोरेट, ए से क्या हो गया? आर्सेनेट, पी से फॉस्फेट, एस से सिलिकेट, ओ से ऑक्जेलेट और एफ से
फ्लोराइड कितने हो गए ये, टोटल 6 अपने को याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं, टोटल 6 याद रख लो। बोरेट का फॉर्मूला याद रख लो, BO3 3 माइनस फॉस्फेट का PO4 3 माइनस। वैसे तो अब तक तो ये बच्चों को मतलब तुम सबको बेसिकली याद तो हो ही गए होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम उसमें भी याद करते हैं। आर्सेनेट ASO4 3 माइनस, ऑक्जिलेट C2O4 2 माइनस, फ्लोराइड F माइनस, सिलिकेट SiO3 2 माइनस। बेसिकली बात क्लियर है? यस सर। एक बार फिर से देख लो तुम ध्यान से, और इसे बिना देखे एक बार इस चीज़ को अपने रफ पेज पे लिख के देखो। मैं अभी वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बिना देखे लिख के देखना है, तुम भी ट्राई कर सकते हो। तो भी मैंने लिख के देख लिया, ठीक है, चले आगे। आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस। तो बेसिकली अब अनायंस की भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। चलो ये देख लो। तो क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए में क्या आता है सर, तो देखो जो क्लास ए होते हैं बेसिकली हमने बच्चों को ही डिवाइड कर दिया है कि यार ये ऐसे बच्चे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं, इनका ग्रुप अलग अलग बांट दो। हमने ऐसे ही अनायंस के साथ करा, उनके ग्रुप्स अलग अलग बांट दिए। क्लास ए में उन अनायंस को रखा जो कि गैस निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं भाई, हम गैस बना देंगे, वो गैस बना देते हैं क्लास ए वाले। क्लास बी वाले कहते हैं कि हमें गैस बनानी नहीं आती, हम तुम्हें गैस बनाकर कोई भी नहीं देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? मतलब कि बेसिकली क्लास ए गिव वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स विद एसिड्स, ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स देंगे, वही गैस की बात हो रही है। अब इसके अंदर भी सब ग्रुप्स में डिविजन्स हैं, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 1 में क्या आएगा सर, सब ग्रुप 1 में वो वाले अनायंस आएंगे जो कि डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन देंगे बेसिकली। ठीक है, सब ग्रुप 2 में सर फिर क्या डिफरेंस है, सब ग्रुप 2 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनका डिटेक्शन हो जाएगा। ये याद रख लो कि सब ग्रुप 1 में तुम्हारे कौन कौन से अनायंस आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CO3 2 माइनस, S2 माइनस, NO2 माइनस, कार्बोनेट, सिलिकेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, बेसिकली ये आ गया, ये तुम्हारे सब ग्रुप 2 में आ गए, क्लास ए के सब ग्रुप 2 और NO3 माइनस। क्या बात क्लियर है? तो मैंने एक चीज़ अभी शायद गलत बोल दी, NO2 माइनस को नाइट्राइड बोलेंगे। ये मुझे तो अपने अंदर से आवाज़ आई कि यार कुछ गलत करा है, इसे नाइट्रेट तो मैंने बोल दिया था, सॉरी। NO2 माइनस नाइट्राइड, NO3 माइनस नाइट्रेट। बेसिकली ये हमारे क्लास ए के क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए। अब क्लास बी में क्या आते हैं भाई, ये गैस वाले कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट्स ये बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसमें डिविजन्स हो जाते हैं, सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 1, अब देखो यार, सब ग्रुप 1 वाले बेसिकली प्रेसिपिटेट रिएक्शंस करते हैं, मतलब कि PPT दे देते हैं यार, PPT। और सब ग्रुप 2 में, क्लास बी की सब ग्रुप 2, ये रिडॉक्स रिएक्शन देंगे बेसिकली, ये रिडॉक्स रिएक्शन करवा देते हैं। अब एग्जांपल याद रख लो, सब ग्रुप 1 में आ जाएगा SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस, ASO4 3 माइनस, आर्सेनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, MnO4 माइनस और CrO4 2 माइनस। सो अब भाई मैं भी अपने पेज पे लिख के देख रहा हूँ, ये सबको बिना देखे याद करने के लिए, मुझे भी तो याद करना है, जिसको लिखना है वो भी लिख के देख सकता है। तो चलो भाई, मैंने तो लिख के देख लिया, चलो आगे चलते हैं। अब एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। सो भाई वॉलेटाइल प्रोडक्ट कौन देगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो क्लास ए में आते हैं और क्लास ए के सब ग्रुप 1 में आ जाते हैं। तो भाई अभी हमने याद करे हैं, बताओ। NaCl में जो अनायन है वो Cl माइनस है, Na2S में S2 माइनस, Kf में F माइनस, K2SO4 में SO4 2 माइनस। सो बेसिकली F माइनस तो तुम्हारा सब ग्रुप 2 में हो गया ना, भले ये क्लास ए का है लेकिन ये सब ग्रुप 2 में हो गया। ठीक है, Cl माइनस भी सब ग्रुप 2 में हो गया। ठीक है, और सल्फेट तो तुम्हारा ये तो क्लास बी का है, ये तो क्लास बी का है, भी हमने याद करे थे, ये तो क्लास बी का है बेसिकली, और क्लास बी के सब ग्रुप 1 में से है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब Na2S बेसिकली S2 माइनस देगा, ये बेशक तुम्हारे क्लास ए के सब ग्रुप 1 में, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बेसिकली सवाल है, यही कंसेप्ट है, यही सवाल है, जो मानना है मानो। विच सॉल्ट रिमेन्स अनएफेक्टेड बाय कंसनट्रेटेड H2SO4। अब मज़े की बात सुनना ध्यान से, मज़े की बात, ये जो क्लास ए के सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप मैंने 2 तुम्हें बताया कि सब ग्रुप 1 भाई डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, सब ग्रुप 2 के जो होंगे बेसिकली। अब बात ये है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर तुमने डाल दिया
तो सब ग्रुप 1 भी रिएक्ट कर जाता है उससे। क्या मैंने बोला? कंसनट्रेटेड H2SO4 भी सब ग्रुप 1 से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर तुम डाइल्यूट H2SO4 डालते हो तो वो तो सिर्फ सब ग्रुप 1 से रिएक्ट करेगा, लेकिन सब ग्रुप 2 से रिएक्ट नहीं करता। मतलब डाइल्यूट H2SO4 केवल Sb1 से रिएक्ट करता है। हाँ, कंसनट्रेटेड वाला दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। देख लो, both subgroup 1 and subgroup 2 of class A anions can react with concentrated H2SO4, but subgroup 2 cannot react with dilute HCl और dilute H2SO4। बिल्कुल यही बात मैंने अभी तुम्हारे सामने बोली है। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन अनअफेक्टेड रहेगा। भाई ये भी क्लास ए का है CO3 ये भी क्लास ए का है, Cl- क्लास ए का है, Br- ये भी क्लास ए का ही है, CO3 ओके ये तो सब ग्रुप 1 का है, लेकिन Cl- Br तो सब ग्रुप 2 के थे। अब बच्चे सोचते यार ये होगा, नहीं भाई, जो सब ग्रुप 1 वाला है बेसिकली वो भले ही डाइल्यूट H2SO4 के साथ करता है, लेकिन कंसनट्रेटेड के साथ भी कर सकता है, तो Na2CO3 भी कर जाएगा। सो नन ऑफ दिस आंसर आएगा करेक्ट। चलिए, ये तो अभी ऊपर बताया था एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। चलो, प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर क्लासेस सब ग्रुप 1। बेसिकली प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है? थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के लिए, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे जैसे कि सर ने लिखा है, गिव वॉलेटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट एसिड, गैस से गैस करेंगे। बेसिकली कुछ गैसेस वैसेस निकलती है, हम उससे थोड़ा सा अपना अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाएंगे हम, अनुमान। ड्राई सॉल्ट लिया बेसिकली तुमने, ड्राई सॉल्ट ले लिया, चूरन, चूरन भी बोल सकते हो अपनी अपनी लैंग्वेज में जो भी है। सर के यहाँ मतलब स्कूल में चूरन बोलते थे, इसलिए सर ने यहाँ पे चूरन लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली ड्राई सॉल्ट तुमने ले लिया, ड्राई सॉल्ट, ठीक है, ड्राई सॉल्ट ले लिया। अब इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालो, डाइल्यूट H2SO4। भाई कंसनट्रेटेड मत डालना, क्योंकि कंसनट्रेटेड के साथ तो दोनों ही कर सकते हैं ना, दोनों सब ग्रुप, इसलिए हमने डाइल्यूट डाला है बेसिकली पहले। तो अगर कोई रिएक्शन नहीं आया तो भाई फिर तो वो क्लास ए का सब ग्रुप 1 नहीं हो सकता। क्या बोला? क्लास ए का सब ग्रुप 1 वहाँ पे एब्सेंट है बेसिकली, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कलरलेस, ओडरलेस, ब्रिस्क एफरवेसेंस, बुदबुदाहट, क्या बुदबुदाहट हिंदी में बोलते हैं, मैंने भी जब पहली बार सुना था तो बहुत हंसा था, बुदबुदाहट। तो कलरलेस, ओडरलेस, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी, है ना, तो वो CO2 की वजह से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। वो जो फिजिंग वाली भी साउंड होती है, जैसे तुम अपनी पेप्सी की बोतल जब उसका ढक्कन खोलते हो, जब दुकान से लाए हुए होते हो एकदम ठंडी ठंडी, तो उससे फिर जो आवाज़ आती है वो CO2 की ही होती है। ठीक है, तो अगर ऐसी आ रही है कोई गैस निकल के, तो हम वहाँ पे अंदाज़ा लगा देते कि यार कार्बोनेट आयन हो सकता है, कार्बोनेट आयन में प्रेजेंट, या फिर बाय कार्बोनेट आयंस भी तुम लिख सकते हो, बाय कार्बोनेट आयंस भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। बेसिकली बाय कार्बोनेट आयंस भी लिख सकते हो। बोलो हाँ कि ना? यस सर, हम बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर तुम्हें उससे उस गैस से रॉटन एग लाइक स्मेल आती है, मतलब कि कोई एकदम अंडा बहुत बुरी तरीके से सड़ गया हो, जैसी बदबू उसमें से आती है, वैसी अगर तुम्हें स्मेल आए, तो समझ जाना भाई यहाँ पे H2S गैस की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस है? H2S की। किसकी? H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की बेसिकली। अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि हाँ सल्फाइड आयंस बेसिकली यहाँ पे हो सकते हैं, H2- आयंस यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल है, बर्निंग सल्फर जानते हो कैसी स्मेल आती है? जैसे तुम अपनी दिवाली पे पटाखे फोड़ते होगे, तो पटाखे फूटने के बाद जो स्मेल आती है वो वैसी सी स्मेल, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो ही स्मेल होती है, यहाँ पे लिखा है बर्निंग सल्फर। अब तुम रिलेट अच्छे से इससे कर पाए होगे कि आखिर इस SO2 की स्मेल कैसी होती होगी। ठीक है, अब जो वैसे जिसने प्रैक्टिकल्स करा है अपने अपने स्कूल में, वो तो खैर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं करा है, जो मेरी तरह है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। SO3 तो यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे उसका बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। बाइकार्बोनेट क्यों बोला मैं? बाइसल्फेट, वो भी यहाँ पे मे बी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर गैस ब्राउन कलर की आ रही है, कौन से कलर की? ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, तो NO2 गैस होती है। वो क्या होती है? NO2। तो तुम बोल सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे नाइट्राइट आयन हो सकते हैं, नाइट्राइट। अब देखो मैंने सही बोला, नाइट्राइट आयन यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, NO2- आयन में भी प्रेजेंट। अगर यहाँ पे विनेगर जैसी स्मेल आती है, विनेगर जानते हो, विनेगर जैसी स्मेल, सिरका, CH3COOH, तो ये गैस निकल रही होगी वहाँ पे बेसिकली। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एसिटेट आयन में बी प्रेजेंट, एसिटेट आयन में बी प्रेजेंट, CH3COO-। ठीक है,
चलें आगे। ये सब हमने समझ लिया, प्रीलिमिनरी टेस्ट कर लिया, मतलब अंदाज़ा लगाने वाले टेस्ट जो भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 थे बेसिकली, ठीक है। एक बार देख लो अगर जिसको भी देखना है। चलो आगे चलते हैं। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट ऐसे ही हम इसके लिए करेंगे क्लासेस सब ग्रुप 2 के लिए। अब बेसिकली यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 हम यहाँ पे डाल देंगे। और देखो अब हमारा ये जो टेस्ट होगा, एक मेरी चीज़ याद रख लेना कि सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 हमने डाल के ट्राई कर लिया, उसके बाद ही हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, ठीक है, इसके बाद डाल रहे हैं। सो colorless pungent smell gas which give white dense fumes with glass rod dipped with into NH4OH। बेसिकली यहाँ पे एक कलरलेस पंजेंट स्मेल सी तुम्हारी एक गैस निकलती है जो कि वाइट डेंस फ्यूम्स, जो कि वाइट उसके फ्यूम्स होते हैं, लेकिन वो गैस में HCl की बात कर रहा हूँ। बेसिकली तुम HCl को और ज़्यादा डेंस कर सकते हो। कैसे डेंस कर सकते हैं सर हम? जैसे कि ग्लास रॉड लो, ठीक है, ले लिया, उसे NH4OH के अंदर डिप कर दो। यस सर, मैंने डिप कर दिया। अब डिप करने के बाद थोड़ा सा तुमने उसमें डिप करके निकाल लो। निकालने के बाद उस ट्यूब के ऊपर रखो। किस ट्यूब के ऊपर रखना है सर? जहाँ से तुम्हारी HCl निकल रही थी थोड़ी बहुत, जहाँ से तुम्हें लग रहा था, उसके उस ट्यूब के ऊपर रख दो बेसिकली थोड़ा थोड़ा। अब तुम देखोगे कि थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो जाएगी बेसिकली, वो जो वाइट फ्यूम्स होंगे वो ज़्यादा डेंस हो जाएंगे, वो ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। अब ज़्यादा क्लियरली तुम्हें बेसिकली देखने को मिल जाएगा। सो होता क्या है, क्यों देखने को मिल रहा है इतना डेंस? तो बेसिकली ये रिएक्शन होता है NH4OH और HCl का, ये बनाया जाता है NH4Cl, और NH4Cl के ही वाइट डेंस फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पक्का पता लग जाता है कि हाँ यार यहाँ तो Cl माइनस आयंस जो कि हैं तुम्हारे हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या सर ये बात तो हमारी समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। Cl माइनस आयंस में प्रेजेंट। अब रेडिश ब्राउन गैस पंजेंट स्मेल सी आ रही है, ठीक है, तो तुम्हारी Br2 गैस होगी। वो कौन सी? ब्रोमीन गैस। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि Br माइनस एनायंस में भी प्रेजेंट वहाँ पे। और हम इस की गैस की इंटेंसिटी, जैसे कि हमने ऊपर HCl की इंटेंसिटी बढ़ाई थी, ऐसी ही इसकी इंटेंसिटी तुम बढ़ा सकते हो गैस की। कैसे बढ़ा सकते हैं सर? MnO2 मिला के। MnO2 क्या करता है? Br माइनस में देखो तुम्हारा कंसनट्रेटेड H2SO4 कौन का? H2SO4 तो पहले से ही प्रेजेंट था, हाँ सर, उसके अंदर तुमने MnO2 और मिला दिया। अब यहाँ पे Br2 ज़्यादा निकलेगी, क्या बात समझ रहे हो? Br2 ज़्यादा निकलेगी, बेसिकली उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सारे के सारे Br माइनस आयंस को Br2 में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो एक तो तुम्हारा कंसर्न कौन का H2SO4 कर ही रहा था, अब MnO2 भी करने लगा, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में Br2 यहाँ पे क्रिएट होगी, तो डेंस लगने लगेगी, वो तुम्हें ज़्यादा डार्क रेडिश ब्राउन कलर वहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी भाई बढ़ा सकते हो। अब तीसरा टेस्ट जो करना है, वायलेट वेपर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ MnO2। इसमें भी वही चक्कर है, अगर वायलेट कलर के वेपर्स निकलने हैं तो समझ लो वो I2 गैस है, मतलब कि हम बोल सकते हैं I माइनस एनायंस में बी प्रेजेंट, और इसकी भी इंटेंसिटी तुम MnO2 डाल के बढ़ा सकते हो I2 की इंटेंसिटी। देखो ये लो रिएक्शन, ये हो गया। ब्राउन गैस एंड इंटेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग्स एंड सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। बेसिकली अगर ब्राउन गैस निकल रही है, यहाँ पे ऊपर था रेडिश ब्राउन, ठीक है, ऊपर रेडिश ब्राउन था, पंजेंट स्पेल थी, तो वो Br2 था, यहाँ पे ब्राउन गैस है, ठीक है, सिर्फ ब्राउन, तो ये है NO2 गैस। NO2 गैस अगर तो NO2 गैस के होने के वहाँ पे बहुत चांस है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि NO3 माइनस आयंस में बी प्रेजेंट। और इसकी इंटेंसिटी भी तुम बढ़ा सकते हो कॉपर टर्निंग्स को डालते हो। कॉपर टर्निंग्स जो नहीं जानता है, जैसे कॉपर टर्निंग्स पता है क्या होते हैं? कॉपर टर्निंग्स जैसे कि बहुत वो पतली सी शीट्स होती हैं, बहुत तार से होते हैं जो कॉइल्ड होते हैं, मतलब घूमे हुए मिलेंगे वो कॉपर टर्निंग्स। बेसिकली हम यहाँ पे वो डाल देते हैं, तो बस कॉपर अपना बेसिकली कॉपर सल्फेट टाइप का सॉल्यूशन बनाया जाता है, और जो कि ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पे तुम्हें ब्लू कलर देखने को मिल जाता है। बस ये होता है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे और बढ़ जाती है बेसिकली, बस। तो ये हो गए हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर क्लासेस सब ग्रुप 2 के लिए भी कंप्लीट हो गए। अब एक सवाल कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई सॉल्ट X है, इसके अंदर मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया, कोई गैस Y निकल रही है अब यहाँ से। इफ़ गैस Y हैज़ रॉटन एग लाइक स्मेल देन X एंड Y रेस्पेक्टिवली बता दो। अब रॉटन एग लाइक स्मेल किसकी होती है भाई, बताओ? रॉटन एग लाइक स्मेल बताओ। रॉटन एग लाइक स्मेल में बताया था H2S, देख लो इधर, रॉटन एग लाइक स्मेल देखो H2S, तो H2S है, मतलब इतना तो कन्फर्म है, मतलब कि H2 माइनस आयंस तुम्हारे यहाँ पे हो गए।
अब H2 माइनस आयन Na2S तो दे सकता है, मतलब कि यार ये तो हो गया अपना डन। K2SO3 को तो तुम काट ही दो बिकॉज है ना, उसके अंदर तो नहीं मिल सकता तुम्हें, ये हो गया। अब और H2 माइनस H प्लस H2S, ये हो गया। तो भाई सिंपल है वैसे इसका आंसर, मैं फालतू में इतना क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कभी कभी मैं ज़्यादा ही कर देता हूँ, ठीक है। तो H2S हो गया, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे सर ने बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया था, इसे लिख लेते हैं। देखो PH3 क्या होता है, इसकी रॉटन फिश जैसी स्मेल होती है, एकदम सड़ी हुई मछली जैसी, अंडे नहीं, अंडे वाला तो तुम्हारा H2S हो गया। PH3 की होती है सड़े हुए अंडे जैसी यार, वो PH3 की सड़े हुए मछली जैसी, और H2S की बेसिकली रॉटन एग, और रॉटन फिश हो गया PH3। क्या हो गया, रॉटन फिश क्या हो गया, PH3, रॉटन फिश PH3। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक रेडिकल कैन इंटरफेयर विद, देखो टेस्ट ऑफ कटायन हमने याद करे थे यार पीछे, इंटरफेयरिंग अनायंस कौन से होते हैं, ऑक्सिलेट था उसमें, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, तो सिंपल है यार, जिसे डाटा याद था मतलब वो आराम से कर ले जाएगा इसे। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अनायंस है, अब हम करेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट, एकदम वेट टेस्ट, गीला गीला टेस्ट, वेट टेस्ट। बेसिकली प्रीलिमिनरी थे वो, बेसिकली अंदाज़ा गैस करने के लिए था बेसिकली वो, तो वहाँ पे हमने कंफर्म थोड़ी करा था कि नहीं यही आयंस यहाँ पे 100% तरीके से मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, यही आयंस, यही एनायंस बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, वो तुम वहाँ पे नहीं बोल सकते थे। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट में हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा एनायन यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट है। तो सॉल्ट के साथ बेसिकली हम वाटर मिला देते हैं, वहाँ पे जो पीछे था, जो पीछे जब तुम प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे थे तो पता है वहाँ पे तुमने ड्राई सॉल्ट लिया था, पता है ड्राई सॉल्ट, यहाँ पे गीला गीला सॉल्ट लोगे तुम एकदम एक्वस फॉर्म में उसकी, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो इसके दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो वो सॉल्यूबल हो जाए, या तो वो घुल जाए, या तो वो इनसॉल्यूबल रहे ना घुले। तो वाटर में जो सॉल्यूबल है, डायरेक्ट यूज़ दिस सॉल्यूशन वाटर एक्सट्रैक्ट, अब तो हम इस सॉल्यूशन का डायरेक्ट यूज़ ही कर सकते हैं जो हमें वाटर एक्सट्रैक्ट मिला है, और बेसिकली आगे रिएक्शंस कर सकते हैं। लेकिन जो इनसॉल्यूबल है, तो सबसे पहले यार उसे सॉल्यूबल बनाओ। इनसॉल्यूबल है क्या, क्या मतलब है, उसे सॉल्यूबल बनाओ बैठकर, अच्छा मतलब उसे सॉल्यूबल बनाना है हमें, हाँ। बाय प्रिपेयरिंग सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट सोडा एक्सट्रैक्ट, कैसे करें यार सॉल्यूबल सर, तो सॉल्यूबल करने के लिए सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाओ। सर यार उससे क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट से बेसिकली तुम्हारा काम हो जाएगा यहाँ पे, वो डिज़ोल्व कर जाता है उसमें, बात समझ रहे हो, तुम बात नहीं समझे, तुम बात नहीं समझे। जैसे कि एक पार्ट यहाँ पे तुम सॉल्ट का लो, और सोडियम कार्बोनेट का लो, और वाटर भी लो यहाँ पे। बात ये है कि अब थोड़ा सा मुझे अंदर घुसना पड़ेगा इसमें। जैसे कि जो सॉल्ट था, जब तुमने वाटर में उसे मिक्स करा था, कोई भी सॉल्ट के कटायन एनायन थे वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे, बेसिकली उसमें घुल नहीं रहे थे। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, तो उसके साथ रिएक्शन करके उसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब हो सकता है कोई ऐसा नया कंपाउंड बन जाए जो कि सॉल्युबल हो, फिर बाद में हो सकता है। वो तो जो सॉल्ट था वाटर में जब मैंने डाला, वो तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो वो तो भूल ही जाओ कि कुछ सॉल्युबल होगा वहाँ पे। लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ वो रिएक्शन कर ही देगा, मैं बता रहा हूँ, वो सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्शन करता ही है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स तुम्हारे यहाँ पे करती हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो अब उसका फिल्ट्रेशन कर लो, यूज़ फिल्ट्रेट एज सोडा एक्सट्रैक्ट, बताओ वाटर सॉल्युबल हो जाएगा वो। अब जो मिला है तुम्हें उसे वाटर सॉल्युबल होगा वो तुम्हारा। WS मतलब कि यहाँ पे सर लिखना है वाटर सॉल्युबल, और WI का मतलब वाटर इनसॉल्युबल है बेसिकली। फॉर CO3 माइनस सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन इज नॉट प्रिपेयर्ड, अगर यहाँ पे तुम्हारा CO3 माइनस का है, मतलब कि जैसे कि सॉल्ट, तुम्हारी सॉल्ट के अंदर जो बेसिकली एनायंस है, अगर वो CO3 माइनस है, तो वहाँ पे तुम ऑब्वियस सी बात है सोडा एक्सट्रैक्ट का यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर भी कार्बोनेट है, इसके अंदर भी कार्बोनेट है, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, है ना। तो CO3 माइनस आयंस तुम्हारे सॉल्ट में नहीं होना चाहिए सोडा एक्सट्रैक्ट के लिए, जो चीज़ हम यहाँ पे बेसिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक पार्ट लेना याद रखना, सोडा एक्सट्रैक्ट का Na2CO3 का 3 पार्ट्स, बस हीट कर देना थोड़ी बहुत, हीट तो खैर अपने आप यहाँ से निकलती ही है और फिल्ट्रेशन का हो जाएगी।
यहाँ पे सर ने इसका कंसेप्ट बताया था कि यार ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, जैसे कि मान लो MX सॉल्ट है, यहाँ पे M+X- है ना, ये हमारा एनायन हो गया X-, ठीक है। ये Na2CO3 हमारा सोडा एक्स्ट्रा H2O, बेसिकली अंदर की बात है, डीप बात है, लेकिन हम बिल्कुल पढ़ते हैं इसे। मान लो यहाँ पे NaX बन जाएगा, फिर क्या बन जाता है, NaX बन जाता है और M2CO3 बन जाता है। अब M2CO3 वाटर इनसॉल्युबल होता है और NaX यहाँ पे वाटर सॉल्युबल होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो जैसे तुमने चाय की छन्नी तो यार देखी होगी सबने। एक बात बताओ, जो चीज़ वो इनसॉल्युबल होती है, जैसे कि अगर यहाँ पे तुम बर्तन से चाय पलट रहे हो, यहाँ पे है ना, बर्तन से चाय पलट रहे हो अपने इधर अपने बैटमैन वाले कप में पलट रहे हो, ठीक है। तो यार जो वाटर, वो इनसॉल्युबल चीज़ें जो है, मतलब कि जैसे कि पत्ती हो गई, वो तो छन्नी में ही रह जाएगी, और जो सॉल्युबल चीज़ें हैं वो तुम्हारे यहाँ पे कप में आके गिरने लगेंगी, कप में आके गिरने लगेंगी। अब भाई ये मैंने अभी अभी 2 सेकंड पहले बनाया है, ठीक है। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन मैंने ही बनाई है, ये सर ने नहीं दी थी इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये जो सॉल्युबल वाली चीज़ हो गई, ये बेसिकली तुम्हारा ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो सर ने बोला था कि NaX सॉल्युबल है, मतलब कि मुझे इस कप में क्या मिला, NaX, और मेरी छन्नी में क्या रह गया, फिल्ट्रेट, मतलब यहाँ पे बताओ, यहाँ छन्नी में क्या रह गया। मैं बार बार फिल्ट्रेट उसे क्यों बोला, देखो फिल्ट्रेट इसे बोलेंगे, जो तुम्हें जो मिल चुकी है चाहे उसे फिल्ट्रेट बोलेंगे। और जो छन्नी में रह गया, बेटा छन्नी में तो M2CO3 रह गया ना, क्योंकि ये वाटर इंसॉल्युबल था और NaX तुम्हारा वाटर सॉल्युबल था। भाई साहब क्या चीज़ है यार ये, मतलब क्या चीज़ है यार, मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मुझे जब मैं ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसी चीज़ों को पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया यार। चलो आगे चलते हैं, चलिए भाई। जनरल रूल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब यार ये वाली जो चीज़ है ना, इसे तुरंत एकदम, मतलब तुरंत से पहले लिखना ही पड़ेगा यार, देखो लिखना ही पड़ेगा, मतलब कि याद करना है इसे बहुत अच्छी तरीके से। अगर तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर का एकदम मास्टर बनना है कि तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर की लाइन्स हैं जो सर ने बोला था क्लास में, अगर तुम्हें इस पर बेसिकली मास्टर बनना है, बहुत अच्छा करना है ना, तो यार ये जो सारे रूल्स हैं बेसिकली, यहाँ पे कितने रूल्स हैं ये टोटल, बेसिकली ये कुछ 11 रूल्स हैं, तो 11 रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। अब क्या रूल्स है मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेसिकली ये सॉल्युबिलिटी के रूल्स हैं, कुछ किसके रूल्स हैं, सॉल्युबिलिटी के रूल्स हैं, और थोड़ा सा डाटा वाली चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे ना कोई कंसेप्ट वाली बात रह नहीं गई है, कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं रह गई है, और अगर तुम इसे याद नहीं करोगे, तुमसे सवाल नहीं बनेंगे, समझ रहे हो। इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे 11 रूल्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए। CO3 2- ऑल CO3 2- आर, ये क्या लिखा है, वाटर इनसॉल्युबल। क्या लिखा है यहाँ पे सर ने लिखा है जो कार्बोनेट वाले एनायंस होते हैं तुम्हारे, वो सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, लो-फाई एंड NH4+। क्या लिखा है, लो-फाई और NH4+ वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाते हैं। बात समझ रहे हो मेरी, वो थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि लो-फाई वाले कौन हो गए, जैसे कि Na+ हो गया, K+ हो गया, Rb+ हो गया, CS+ हो गया और NH4+ हो गया। अगर तुम इनके सॉल्ट्स उठाओगे, इनके अंदर अगर कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा, तब वो वाटर सॉल्युबल बन जाता है। वैसे ही मोस्ट ऑफ द केस में, सारे के सारे केस में वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर इनके केस आ जाते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है, ठीक है, तो ये वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। बात समझ गई। अब यहाँ पे सर ने जैसे Li2CO3 भी दे दिया, ये भी थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, लेकिन ये लेस सॉल्युबल होता है भाई, इसे भी याद रखना है। तो देखो अपना 1 कवर हो गया, और सर ने यहाँ पे स्टार भी लगाया है, देखो इससे सवाल भी पूछे जाते होंगे। मतलब SO3 2- सेम एस कार्बोनेट, मतलब देखो SO3 2- लो, तुम्हारा कितना आसान है यार, सल्फेट, मतलब कि सेम टू सेम ये भी ऐसा ही है, ये सब में वाटर इनसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर लो-फाई और NH4+ वाले हैं, Na+, K+, Rb+, CS+, तो ये थोड़ा सॉल्युबल वहाँ पे हो जाता है। लो तुम्हारा सल्फेट भी कवर हो गया कार्बोनेट के साथ। अब बाय कार्बोनेट देखते हैं, HCO3- बेसिकली ऑल आर वाटर सॉल्युबल, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट NaHCO3।
NaHCO3, क्या NaHCO3, NaHCO3 ये आपका इंसॉल्युबल होता है, याद रख लो इसे। सर वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं ये HCO3 सारे के सारे? क्योंकि ये जो तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तुम जानते हो कि सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सबने पढ़ ली होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई। एक एक्सेप्शन है, इसे याद रख लो कि यहाँ पे बेसिकली NaCO3 अगर होगा तो यहाँ पे वो वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, थर्ड कवर हो गया अब हमारा। फोर्थ देखते हैं आओ। HSO3 अगर हो लो, HSO3 मतलब के ऊपर हमने बाइकार्बोनेट पढ़ा। देखो हमने कार्बोनेट पढ़ा, सल्फेट पढ़ा, फिर बाइकार्बोनेट पढ़ रहे हैं। अब बाय सल्फेट में देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तुमने HCO3 पढ़ा वैसे यार ये उसकी तरह ही है। मतलब कि ये भी सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन NaHCO3 मतलब कि NaHSO3 है यहाँ पे अगर NaHSO3 होगा तो बेसिकली ये तुम्हारा नॉट सॉल्युबल, मतलब कि सॉल्युबल नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। लेस सॉल्युबल, हाँ ये SS का मतलब है सर का कि लेस सॉल्युबल। SS का मतलब ये समझ रहे हो ना तुम, कहीं कुछ बच्चे SS का मतलब ना समझ रहे हो, ये लेस सॉल्युबल है SS का मतलब। ठीक है, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, KSP की वैल्यू ज़्यादा होती है सॉल्युबिलिटी। KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर KSP कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। अब जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वहाँ पे PPT फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, उसकी टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी प्रेसिपिटेट बनने की। सो जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं इसका मतलब सर क्या, उनका KSP कम होता है। भाई साहब अगर तुम ये कंसेप्ट पकड़ गए ना, तुम मतलब तुमने यार पकड़ लिया यार, तुमने पकड़ लिया यार एकदम, तुमने बहुत मजबूती से पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया, ये कंसेप्ट को पकड़ लिया तुमने, इनऑर्गेनिक का गला पकड़ लिया भाई। वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये तो सर ने इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। SS का मतलब स्पेरिंगली, वही पार्शियली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पे 4 कवर हो गए। अब 5वां देख लो भाई, सल्फाइड यहाँ पे स्टार लगाया, देख लो सर ने, इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जाता है एग्जाम्स में। S2- सल्फाइड, ऑल सल्फाइड आर वाटर इनसॉल्युबल, सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब इनसॉल्युबल का मतलब जान रहे हो, इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है, इधर देखो मैंने यहाँ पे जो कंसेप्ट बताया था, इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो KSP वैल्यू है वो कम है। KSP वैल्यू कम तो सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम तो PPT फॉर्मेशन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा। यार मतलब मज़ा आ गया यार। एक्सेप्शन है लेकिन यहाँ पे सल्फाइड में क्या एक्सेप्शन है सर, 1A और 2A वाले, मतलब कि जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं अगर उनके साथ करेगा, ये दोनों ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 तुम्हारा हो गया, बेसिकली उनके एलिमेंट्स होंगे वही हलीना की रब से फरियाद बेटा मांगे कारस कुटा बाबराजी, तो बेसिकली वो वाले अगर उनके साथ होगा ही तो वहाँ पे तुम्हारा बेसिकली जो है सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो HGS, CUS, PBS, CDS, Bi2S3, बेसिकली यहाँ पे देखो PPT बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, PPT बन रही है। देख लो एग्जाम्पल है, मतलब कि देखो कितने सारे लोगों के साथ ही वाटर इनसॉल्युबल का मतलब दिखा रहे हैं। यहाँ पे सर ने देखो लिखा भी है, वेरी लो KSP, Ag2+, Pb2+, Cu2+, Cd2+, Bi2+, होगी पंजाबी कुड़ियाँ सीधी बिंदास। भाई साहब अलग ही होते हैं सर के, होगी पंजाबी कुड़ियाँ सीधी बिंदास। इसे याद रख लो कि अगर यहाँ पे जो बनते हैं बेसिकली ये कुछ, मतलब कि सर ने सॉल्ट की एग्जांपल दे दी है कि ठीक है, जिनके साथ मतलब बेसिकली PPT बन जाता है, PPT बन जाते हैं। इंसॉल्युबल की एग्जांपल याद कर लो इसे, होंगी पंजाबी कुड़ियाँ सीधी बिंदास। तो देखो होंगी से HG, होगी पंजाबी से PB, कुड़ियाँ मतलब कि कॉपर आ गया CU, और सीधी CD, थोड़ा सा इससे मैच कर लाए, और बिंदास का मतलब Bi। तो मरकरी, लेड, कॉपर, कैडमियम और बिस्मथ हो गया यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा। ठीक है, तो बेसिकली इनके साथ जो सॉल्ट्स बनते हैं सल्फाइड के वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं।
ये देखो 5 पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। 6 पॉइंट OH माइनस की बात कर लेते हैं। सारे के सारे OH माइनस वाटर इंसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट यही लो-फाई वाले और NH4 प्लस। ये लो-फाई वाले जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे बताए थे, ये Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, वही हली ना की रब से। देखो हली ना की रब से जो तुम पढ़ते हो, तो ना की रब से, इसे याद रख लो। ना की रब से बोलो तो ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा कि लो-फाई में बेसिकली तुम्हारे कौन कौन आ गए, ना की रब से। ठीक है, ना की रब से ऐसे याद हो जाएगा। देखो लो-फाई वाले एक्सेप्शन यहाँ पे भी है क्योंकि NH4 प्लस के साथ, और इसे याद रख लो BSC के साथ, मतलब कि बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ये आ जाएगा PaSrCa। BSC याद रख लो। लो-फाई एंड BSC के साथ बेसिकली जो ये होते हैं उनके साथ ये थोड़ा सॉल्युबल होता है, बाकी सबके साथ इनसॉल्युबल होता है। थोड़े से इनसॉल्युबल वाले याद रखोगे तो ये याद रख लो। आलू फेंका करो, आलू फेंका करो में देखो तुम्हारा एल्यूमिनियम आ गया आलू से, फेंका मतलब आयरन आ गया Fe, और करो मतलब कि Cr, याद रखना। आलू फेंका करो, ठीक है। Al3 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, और कौन कौन से यहाँ पे बनेंगे भाई, AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस भाई, ठीक है। चलें आगे, तो देखो हमारे 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 7 क्या है सर, स्टार लगा है, मतलब ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। NO3 माइनस और NO2 माइनस, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन एक स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, वो होता है AgNO2। याद रख लेना इसे, क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, ठीक है। AgNO2 क्या, AgNO2 क्या, AgNO2। एसिटेट आयन की बात करें CH3CO माइनस, तो ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्शन है Ag प्लस के साथ। और ऊपर था आलू फेंका करो, मैं वो देख रहा था, हाँ यहाँ पे कोई टिक नहीं है, ऐसे याद रख लो। Ag प्लस, Ag2 प्लस और Cu2 प्लस, वही चीज़ है, Cu प्लस और Ag प्लस और Ag प्लस, है ना। इनके साथ अगर वो होगा तो यहाँ पे ये वाटर सॉल्युबल नहीं, ये वाटर इंसॉल्युबल हो जाएगा, वाटर इंसॉल्युबल हो जाएगा। कौन, एसिटेट आयन, ठीक है। तो इसे याद रखना है। SO4 2 माइनस की बात करूँ अगर सल्फेट की, तो ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्शन है BSC। BSC में तुम्हारा बेरियम, स्ट्रोंशियम और कोई कैल्शियम आ जाएगा, है ना। BSO4, SrSO4 और CSO4, इनका PPT का कलर कौन सा आता है, वाइट कलर की PPT बनती है इनका। और एक्सेप्शन है यही वाले जो ये है, Ag प्लस, Ag2 प्लस, और यहाँ पे आ गया Pb2 प्लस। एनी होगा प्रभात, क्या लिखा है सर ने, आज होगा प्रभात, हाँ आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात। तो आज से तुम्हारा आ गया यहाँ पे Ag, और ये देखो Ag, और होगा से आ गया यहाँ पे क्या, Hg, और प्रभात से आ गया Pb। Ag प्लस, Ag2 प्लस और Pb2 प्लस, इनके साथ बेसिकली ये क्या होता है, वाटर इंसॉल्युबल हो जाता है, या ठीक है, स्पेरिंगली इंसॉल्युबल, ठीक है। वैसे ये सारा सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। अब इनकी बात करें Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्शन है Ag प्लस, Ag2 प्लस और Pb2 प्लस, इनके साथ ये वाटर इंसॉल्युबल होता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन एक और केस आता है यहाँ पे, देखो स्पेशल केस ने लिखा है बना के, अगर HgI2 है तो ये रेड कलर का PPT बनाता है। कौन से कलर का, रेड कलर का PPT बनाता है, रेड कलर का PPT, ठीक है। वीक इन वाटर इंसॉल्युबल Ag2 प्लस, बट वाटर इंसॉल्युबल, वही चीज़ है, वही चीज़ है, तुम इसे याद रख लो। बताओ, Hg(I2) तुम्हारा वाटर इंसॉल्युबल है, लेकिन अगर Hg2Cl2 बनता है वो भी वाटर इंसॉल्युबल है, लेकिन HgCl2 बनता है भाई देखो ध्यान से, Hg2Cl2 वाटर इंसॉल्युबल, HgCl2 वाटर सॉल्युबल, बताओ, देख रहे हो। तो इसे याद रखना है भाई, इसे याद रखना है हमें,
क्योंकि HgCl2 में ये जो Hg है, ये मरकरी हमारा, ये Hg2+ की फॉर्म में बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है। NH4+ की बात कर लेते हैं। अब NH4 सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। एक मिनट, यहाँ पे सर ने इसका थोड़ा सा रीज़न भी बता दिया था, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। वाई HgI2 इज़ इंसॉल्युबल। बोल रहे हैं कि जो HgI2 है वो इंसॉल्युबल क्यों होता है, ये वाला जो ऊपर हमने रेड PPT वाला देखा था। रीज़न ये है कि I- पोलराइजेबिलिटी हाई कंपाउंड कॉज सॉल्वेटी इन कोल एंड वाटर। वही देखो 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 देखो, जो I- होता है उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा है तो पता ही क्या करता है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने लगता है। याद करो यार, केमिकल बॉन्डिंग, अपना फजांस रूल। कौन सा रूल? फजांस रूल। तो बेसिकली ये वहाँ जाके अपना कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाने लगता है, और उस कोवेलेंट कैरेक्टर की दिखाने की वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। और अब हम अपने 11th, जो कि ये तो देखो लास्ट 11th, देखो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो खुशी की बात तुम्हारे लिए, खुशी की बात एकदम। NH4+ सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। NH4+ सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। NH4+ के जो सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमारा ख़त्म होता है। ये लो, एक क्वेश्चन भी देख लो। और अब ये बेसिकली याद करने का जो है, ये हमें पेज पे लिख लिख के याद करना है। चलो भाई, मैं तो अभी लिखने ही बैठ रहा हूँ, तुम लोग भी लिखना चाहो तो लिख लेना, जिसको जैसा मतलब जो जैसा याद करता हो वो कर लेना। और ये क्वेश्चन सर ने हमें दिए थे, इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हम अटैम्प्ट कर लेंगे। चलो तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में।